गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे एकल झिल्ली के कारण फ्रोनोफर विवर्तन। उसका डायग्राम हमने बना लिया था और इसकी रचना और कार्यप्रणाली हमने पढ़ ली थी। आज हम इसका डेरिवेशन करेंगे कि उच्चिष्ट के लिए क्या फॉर्मूला निकलेगा, निम्निष्ट के लिए क्या फॉर्मूला निकलेगा, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए एक बार और डायग्राम को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम उत्तल लेंस L1 के फोकस पर एक एकवर्णीय प्रकाश स्रोत लेते हैं जहां से गोलीय तरंग आगे चलते हैं जो उत्तल लेंस L1 पर आपतित होते हैं। यहाँ से गुजरने के पश्चात ये समतल तरंगाग्र रूप में आगे बढ़ते हैं और द्वारक AB से होकर गुजरते हैं। लेंस L2 इन किरणों को, जो ये तरंगाग्र आते हैं समतल तरंगाग्र, इनको पर्दे के बिंदु P पर फोकसित कर देता है। P बिंदु पर कोई पथांतर नहीं है। पथांतर नहीं होने के कारण यहाँ पर कोई ए बी से चलने वाले तरंगों में कोई पथ में अंतर नहीं है। इस कारण यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट उत्पन्न होगा। जो समकोषी व्यतिकरण की घटना होती है तो दीप्त फ्रिंज बनेगी और दीप्त होगी तो क्या कहलाएगा, केंद्रीय उच्चिष्ट। और यदि इसकी जगह ये P1 बिंदु हम ले लें तो यहाँ से P1 पर आएगी तो यहाँ पथ में अंतर होगा और पथ में अंतर होगा तो यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होगा और विनाशी व्यतिकरण होगा तो अदीप्त फ्रिंज बनेगी जिसे हम निम्नलिखित से प्रदर्शित करते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में क्या होती है, हमें उच्चिष्ट मिलते हैं। जो क्या होगा, मतलब केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में हमें जो प्राप्त होगी उच्चिष्ट, वो क्या होंगे, कहने मतलब उनकी तीव्रता क्या होगी, कम होती जाएगी। अब देखें हम आगे का डेरिवेशन। निम्निष्ट जो चल रहा था हमारे, तो निम्निष्ट के लिए पहले हम सोल्व कर रहे हैं निम्निष्ट के लिए। ये पहले निम्निष्ट के लिए सोल्व कर रहे हैं। निम्निष्ट जो इसकी बात करें बिंदु P पर, ये जो यहाँ पर है ये निम्निष्ट है। निम्निष्ट निम्निष्ट के लिए तो देखिए निम्निष्ट के लिए क्या होगा, बिंदु P1 पर, बिंदु P1 उच्चिष्ट को बाद में सोल्व करेंगे, पहले निम्निष्ट कर रहे हैं। बिंदु P1 पर अध्यारोपित होने वाली तरंगों के, मतलब बिंदु P1 पर अध्यारोपित होने वाली जो तरंगे हैं उनके मध्य पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज है तो इस स्थिति में निम्निष्ट बनेगा। मतलब यहाँ पर जो पथांतर है वो लैम्डा का पूर्ण गुणज है तो निम्निष्ट बनेगा। क्या लिख सकते हैं हम, P1 पर, कहां पर, P1 पर अध्यारोपित होने वाली, मतलब P1 पर यहां से चलने वाली एलईडी से P1 पर अध्यारोपित, P1 पर अध्यारोपित होने वाली, P1 पर अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य, तरंगों के मध्य पथांतर, तरंगों के मध्य पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज हो, लैम्डा का पूर्ण गुणज है तो, पूर्ण गुणज है तो इस स्थिति में, क्या होगा, निम्निष्ट। तो इस स्थिति में निम्निष्ट बनेगा, निम्निष्ट बनेगा। अभी केवल बात करें हम निम्निष्ट की, बाद में फिर बात करेंगे प्रथम निम्निष्ट, द्वितीय निम्निष्ट और एन निम्निष्ट। तो ये आ गया P1 पर अध्यारोपित होने वाले तरंगों के मध्य पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज है तो इस स्थिति में निम्निष्ट बनेगा। अब देखें हम दोनों तरंगों के मध्य, इसको अब सोल्व कर रहे हैं कि समझते हैं। दोनों तरंगों के मध्य पथांतर लैम्डा हो, दोनों तरंगों के मध्य पथांतर क्या है, लैम्डा, को दो भागों में विभाजित करते, माना कि पथांतर कितना है, लैम्डा है, और तो इसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे, एओ भाग और ओबी भाग। तो देखो दोनों, यदि दोनों तरंगों के मध्य
अब इसको समझ रहे हैं हम यहां पर, ये दोनों तरंगों के मध्य पथांतर, दोनों तरंगों के मध्य पथांतर लैम्डा को, दोनों तरंगों के मध्य या दोनों तरंगों के मध्य पथांतर लैम्डा को, लैम्डा को दो भागों में विभाजित करते हैं, लैम्डा को दो भागों में विभाजित, लैम्डा को दो भागों में विभाजित करते हैं। ये दो भागों में विभाजित करते हमने लैम्डा को दो भाग में विभाजित किया। एक तो भाग हो गया ये जो लैम्डा जो पद में अंतर है, इसके जो दोनों तरंगों के मध्य पथांतर है, लैम्डा को दो भागों में विभाजित करते हैं तो दो भाग हो गए। एक भाग तो हो गया लैम्डा बाई टू मतलब एओ, यहाँ से चलने वाली तरंग और यहाँ से चलने वाली तरंग, एक तो ये वाली तरंग और एक वाली तरंगों के मध्य, ये हो गए दो भाग, एओ और एक ओबी। तो एओ भाग में पथांतर कितना हो गया लैम्डा बटे दो, और ओबी भाग में भी पथांतर कितना हो गया लैम्डा बटे दो। ये दो भागों में मतलब ए और ओ से चलने वाली तरंगों के मध्य पथांतर लैम्डा बटे दो, और बी से चलने वाली तरंगों के मध्य पथांतर लैम्डा बाई टू, जो बिंदु P1 पर पहुंची है। क्लियर है बिल्कुल, मतलब जो लैम्डा पथांतर उसको, ये पूरा लैम्डा पथांतर इसको दो भागों में तोड़ दिया है, तो एओ ए और ओ से चलने वाली जो तरंग बिंदु P1 पर पहुंचेगी उसमें पथांतर लैम्डा बटे दो, और बी से बिंदु P1 पर चलने वाली तरंगों में पथांतर ओबी, मतलब जो और बी से चलने वाली पथांतर कितना हो गया लैम्डा बटे दो भागों में तोड़ दिया। एओ और ओबी के लिए लैम्डा बटे दो और लैम्डा बटे दो। क्लियर है। अब देखो एओ भाग के प्रत्येक बिंदु के लिए, जो एओ भाग है इसके प्रत्येक बिंदु के लिए बी भाग में ऐसा बिंदु है जिसके संगत, इसके जो एओ भाग में प्रत्येक बिंदु के लिए ओबी भाग में ऐसा बिंदु होगा जो इसके संगत, वहां पथांतर कितना होगा लैम्डा बटे दो है, अतः विनाशी व्यतिकरण होगा। जब पथांतर लैम्डा बटे दो होगा, पद में अंतर आ रहा है तो वो क्या होगा विनाशी व्यतिकरण, मतलब जो एओ भाग है इसके प्रत्येक बिंदु यहाँ इस एओ भाग में कहीं भी कोई बिंदु ले लें, तो इस एओ भाग के प्रत्येक बिंदु के लिए ओबी भाग में स्थित बिंदु इसके संगत, इस पर स्थित कोई बिंदु उसके लिए, उस पर स्थित बिंदु के लिए पथांतर कितना होगा लैम्डा बटे दो, और जब लैम्डा बटे दो पथांतर होगा तो विनाशी व्यतिकरण होगा, और विनाशी व्यतिकरण होगा तो अद्वित फ्रिंज बनेगी। अद्वित का मतलब निम्निष्ठ, तो यहां लिख सकते हैं हम एओ भाग, क्या हो गया एओ भाग के प्रत्येक बिंदु के लिए, एओ भाग के प्रत्येक बिंदु, एओ भाग के प्रत्येक बिंदु के लिए ओबी भाग में, एओ भाग के इसके प्रत्येक बिंदु के लिए ओबी भाग में जो बिंदु होगा इसके संगत, उसका पथांतर कितना होगा लैम्डा बटे दो। तो एओ भाग के प्रत्येक बिंदु के लिए ओबी भाग में ऐसा बिंदु है के लिए ओबी भाग में, एओ भाग के प्रत्येक बिंदु के लिए ओबी भाग में ऐसा बिंदु होगा, ओबी भाग में ऐसा बिंदु जिसके संगत, ऐसा बिंदु जिसके संगत, मतलब एओ भाग के प्रत्येक बिंदु या ओबी कहीं भी कोई बिंदु ले ले, एओ भाग के प्रत्येक बिंदु के लिए ओबी भाग में ऐसा बिंदु जिसके संगत पथांतर लैम्डा बटे दो है, जिसके संगत पथांतर लैम्डा बटे दो है, जिसके संगत पथांतर लैम्डा बटे दो है, ठीक है, अतः विनाशी व्यतिकरण होगा।
मतलब एओ भाग के प्रत्येक बिंदु के लिए बी भाग में ऐसा बिंदु जिसके संगत पथांतर लैम्डा बटे 2 है तो विनाशी व्यतिकरण होगा। अतः विनाशी व्यतिकरण होगा और अदीप्त फ्रिंज बनेगी। अदीप्त फ्रिंज बनेगी जिसे हम निम्निष्ट कहते हैं, जिसे निम्निष्ट कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। मतलब क्या हो गया, निम्निष्ट के लिए कर रहे हैं हम कि ये पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज है तो इस स्थिति में निम्निष्ट बनेगा, और जो दोनों तरंगों के मध्य जो पथांतर है तो ये दोनों तरंगे एल बी से जाने वाली बिंदु पी पर जो पहुंचेगी उनके मध्य पथांतर क्या है, लैम्डा है। और लैम्डा को हमने दो भागों में बांट दिया क्योंकि ए बी के मध्य ओ बिंदु भी है, तो एओ और ओ बी। तो यहाँ से तरंगे पहुंचने वाले पथांतर लैम्डा बटे 2, और भाई लैम्डा का दो बराबर भाग क्या होगा, लैम्डा बटे 2 और लैम्डा बटे 2। ये तो इस एओ के प्रत्येक बिंदु पर एक बिंदु, इस एओ भाग के प्रत्येक बिंदु के लिए ओबी भाग में जो बिंदु होगा इसके संगत वहां पथांतर कितना होगा, लैम्डा बटे 2 होगा। और जब पथांतर लैम्डा बटे 2 है तो विनाशी व्यतिकरण घटेगा, और विनाशी व्यतिकरण होगा तो अदीप्त फ्रिंज बनेगी जिसे हम निम्निष्ट कहते हैं, जिसे निम्निष्ट से प्रदर्शित करते हैं। तो अब निम्निष्ट के लिए हम डेरिवेशन सोल्व कर रहे हैं, किसके लिए, निम्निष्ट के लिए। तो हम सबसे पहले तो ये त्रिभुज सोल्व कर लें, त्रिभुज BAN, चूंकि त्रिभुज BAN में, देखो त्रिभुज BAN में तो क्या जाएगा, BAN में थीटा के सामने वाली भुजा लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन थीटा। तो BAN में आ गया अपने पास साइन थीटा बराबर BN अपॉन AB, लंब बटे कर्ण। तो ये आ गया अपने पास BN, तो क्या अपने पास पथांतर, ये आ गया BN बराबर AB साइन थीटा। AB कितना है अपने पास, AB है स्मॉल a, तो ये आ गया हमारे पास, या पथांतर पथांतर को BN को डेल्टा लिख सकते हैं, पथांतर बराबर A साइन थीटा, समीकरण नंबर 1 साइड में लिख सकते हैं। यहाँ चूंकि AB बराबर तो क्या है हमारे पास, A है, क्या है A, और पथांतर BN बराबर डेल्टा, इसको पथांतर से लिखते हैं। तो ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो डेल्टा बराबर पथांतर डेल्टा बराबर आ गया A साइन थीटा। तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई, जो इक्वेशन हमारे आगे काम आएगी पूरे जो डेरिवेशन करेंगे। तो ये तो हमने एक इक्वेशन निकाल ली, पथांतर निकाल लिया। अब हमें प्रथम निम्निष्ट के लिए सोल्व करना है, फिर द्वितीय निम्निष्ट के लिए सोल्व करना है, फिर उच्चिष्ट के लिए निकालेंगे। तो देखें, तो ये फॉर्मूला आने के बाद हम सोल्व करते हैं इसको, इसके आगे देखो। हाँ, हम प्रथम निम्निष्ट के लिए, किसके लिए, प्रथम निम्निष्ट प्रथम निम्निष्ट के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो प्रथम निम्निष्ट के लिए क्या जाएगा, पथांतर क्या आएगा हमारे पास, प्रथम निम्निष्ट के लिए पथांतर डेल्टा बराबर 2 लैम्डा, क्योंकि पथांतर तो हमने निकाल ही लिया, ये पहला आ गया, तो प्रथम तो इसके बाद आएगा। तो प्रथम निम्निष्ट, द्वितीय निम्निष्ट, तृतीय निम्निष्ट, तो प्रथम, तो हम जानते हैं कि पथांतर जो होता है वो
लेमडा का पूर्ण गुणज होता है। तो लेमडा का पूर्ण गुणज है तो उसमें हम लेमडा का मान क्या रखेंगे, सबसे पहले एन का मान 1 रखेंगे, पतांतर डेल्टा बराबर एन लेमडा। तो एन का मान 1 रख दिया तो पतांतर कितना आ जाएगा, डेल्टा बराबर लेमडा। तो देखो प्रथम निम्निष्ट के लिए पथांतर बराबर लेमडा। एन लेमडा से निकालेंगे तो एन का मान क्या रखेंगे, पहले पहला चल रहा है तो पतांतर यह है, पतांतर लेमडा का पूर्ण गुणज है तो निम्निष्ट बनेगा। तो पतांतर लेमडा का पूर्ण गुणज मतलब क्या हो गया, एन लेमडा। तो एन का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो डेल्टा बराबर एन लेमडा, एन की जगह क्या रख दिया हमने 1, तो क्या गया डेल्टा बराबर लेमडा। ये पतांतर आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 में मान रख देंगे। तो देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आ गया लेमडा बराबर ए साइन थीटा 1। ठीक है, तो क्योंकि पहला निकाल रहे हैं तो थीटा 1 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास साइन थीटा 1 बराबर लेमडा अपॉन ए। यदि थीटा का मान अति न्यून हो, यदि थीटा का मान अति न्यून हो तो क्या आएगा, साइन थीटा 1 इज नियर अबाउट थीटा 1। अतः इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो ये थीटा 1 बराबर आ गया लेमडा अपॉन ए। ये लेमडा अपॉन ए समीकरण नंबर 2। यह हो गया प्रथम निम्निष्ठ के लिए। इसी प्रकार हम द्वितीय निम्निष्ठ के लिए, किसके लिए, द्वितीय निम्निष्ठ के लिए, द्वितीय निम्निष्ठ द्वितीय निम्निष्ठ। तो द्वितीय निम्निष्ठ के लिए पथांतर क्या जाएगा, पथांतर होगा द्वितीय निम्निष्ठ के लिए पथांतर डेल्टा बराबर 2, दूसरा चल रहा है तो मतलब एन लेमडा, एन बराबर 2 रखेंगे तो डेल्टा बराबर लेमडा। वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऐसी कैसी डेरिवेशन चलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या आ गया, यहां मान रखा वही पथांतर की जगह 2 लेमडा। तो 2 लेमडा बराबर ए साइन थीटा 2। तो ये आ गया हमारे पास साइन थीटा 2 बराबर 2 लेमडा अपॉन ए। वही यदि थीटा का मान क्या हो, ये अगली इक्वेशन आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 3। वही लिखेंगे यदि थीटा का मान अति अल्प हो तो क्या जाएगा, साइन थीटा 2 इज नियर अबाउट थीटा 2। तो ये मान इसमें रख देंगे हम। तो थीटा 2 बराबर आ गया 2 लेमडा अपॉन ए। ये हो गया ये प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ाएं इस क्वेश्चन को, इसी प्रकार nवें निम्निष्ठ के लिए, इसी प्रकार ये पथांतर निकाल लिया, प्रथम निम्निष्ठ निकाल लिया, द्वितीय निम्निष्ठ निकाल दिया। अब आगे इसी प्रकार कौन सा, nवें निम्निष्ठ के लिए, इसी प्रकार nवें निम्निष्ठ के लिए कौन सा ले रहे हैं हम, n वाले ले रहे हैं हम। तो इसी प्रकार nवें निम्निष्ठ के लिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं साइन थीटा n बराबर
एन लेमडा, क्योंकि एक चल रहा है, दो चल रहा है, तीसरा होगा तो 3 लेमडा आ जाएगा, चौथा चलेगा तो 4 लेमडा, इसी प्रकार आ जाएगा, तो एन लेमडा अपॉन ए। समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4, यहाँ क्या है, यहाँ थीटा एन क्या है, यहाँ थीटा एन क्या है, यहाँ एन में निम्नलिखित का, यहाँ थीटा एन बराबर, यहाँ थीटा एन बराबर एन वे निम्नलिखित, यहाँ थीटा एन बराबर एन वे निम्नलिखित, एन वे निम्नलिखित का ओपी से कोणीय विस्थापन, एन वा जो निम्नलिखित है उसका ओपी से जो कोणीय विस्थापन है, एन वे निम्नलिखित का ओपी से कोणीय विस्थापन, ये आ गया हमारे पास डेरिवेशन किसका, निम्नलिखित के लिए। किसके लिए हो गया ये, निम्नलिखित के लिए। बुक में भी इतना क्लियरिफिकेशन नहीं मिलेगा जितना मैंने आपको बताया है कि बुक के अंदर शॉर्ट में दे रखा है, अपन ने इसको पूरा सोल्व कर लिया है। ये तो ये हो गया हमारे पास कि ये पतांतर आ गया, पतांतर आ गया, पहले निम्नलिखित के लिए निकालने, क्योंकि पतांतर हम जानते हैं कि समकोशी जो होगा पतांतर, क्योंकि लिख रखा है कि निम्नलिखित के लिए जो पतांतर है वो लेमडा का पूर्ण गुणज अर्थात एन लेमडा, लेमडा का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात क्या हो गया एन लेमडा। तो एन लेमडा की जगह यहाँ करेंगे, पहला है तो एन का मान 1, द्वितीय तो एन का मान 2, ऐसे 3 है तो 3, 4, ऐसे एन के लिए एन, तो ये आ गया sin थीटा एन बराबर है लेमडा अपॉन ए। ये डेरिवेशन हो गया निम्नलिखित के लिए। अब किसके लिए निकालना है हमें, उच्चिष्ट के लिए। किसके लिए चलेगा, उच्चिष्ट। तो देखो इसके आगे हम चलते हैं उच्चिष्ट के लिए। समीकरण 1 लिखे रहने देते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें आगे। अब देखें उच्चिष्ट के लिए क्या हो जाएगा कि बिंदु पी पर द्वारक AB, जो द्वारक है हमारे पास AB, इससे बिंदु पी पर द्वारक AB से, मतलब इसके बिंदु A और B से पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर क्या होता है, शून्य होता है। और शून्य होगा तो समकोशी व्यतिकरण होगा, और समकोशी व्यतिकरण होगा तो दीप्त फ्रिंज बनेगी, जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। तो इसमें हम निकालते हैं उच्चिष्ट के लिए A B से आने वाली तरंगों के मध्य पथांतर λ/2 का विषम गुणज हो तो उच्चिष्ट बनेंगे। उच्चिष्ट के लिए अब सोल्व कर रहे हैं अपन उच्चिष्ट। हमने देखा था कि यहाँ पर अगर इनमें पथ में अंतर नहीं है, पथांतर क्या हो, शून्य। पथांतर यदि शून्य है, प्रारंभ में जो शुरुआत होती है बिंदु पी पर, A B से बिंदु पी पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर क्या हो, शून्य हो। और शून्य होगा तो समकोशी व्यतिकरण होगा, और समकोशी व्यतिकरण होगा तो दीप्त फ्रिंज बनेगी, और दीप्त फ्रिंज किसको दर्शाती है, केंद्रीय उच्चिष्ट को दर्शाती है। इसी प्रकार यदि हम अब अगले आगे चलेंगे तो प्रथम उच्चिष्ट आएगा, फिर द्वितीय उच्चिष्ट आएगा, फिर अगला आगे उच्चिष्ट प्राप्त होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसे हम देखना है। तो देखो आगे उच्चिष्ट के लिए हम सोल्व करने जा रहे हैं हम। तो ए बी से आने वाली तरंगों के मध्य, ये ए बी से, ए व बी से कहां पे आएगी तरंगे, पर्दे पे आएगी। ए व बी से आने वाली तरंगों, ए और बी से आने वाली तरंगों के मध्य, ए और बी से आने वाली तरंगों के मध्य पथांतर λ/2 का विषम गुणज हो। ए और बी से आने वाली तरंगों के मध्य पथांतर λ/2 का विषम गुणज हो तो किसका निर्माण होगा, उच्चिष्ट का। हो तो क्या होगा, हो तो उच्चिष्ट बनेंगे, हो तो
उच्चिष्ट बनेंगी। तो देखें ए बी से आने वाली तरंगों के मध्य पथांतर लेमडा बटे 2 का विषम गुणज हो तो क्या बनेंगे, उच्चिष्ट। अब देखते हैं कैसे बनेंगे, डेरिवेशन चल रहा है किस प्रकार से बनेंगे। तो देखो माना कि ए और बी से आने वाली तरंगों के मध्य पथांतर, भाई विषम गुणज है तो 3 मान लो, 1 3 5 ऐसे चलेगा। तो देखो माना कि ए व बी से, माना कि ए व बी से आने वाली तरंगे, ए और बी से आने वाली तरंगों के मध्य पथांतर कितना है 3 लेमडा बटे 2, मतलब विषम गुणज है ना, पहले में तो 1 के लिए तो आ जाएगा। तो देखो तो माना कि ए और बी, माना कि ए और बी, माना कि ए और बी से आने वाली तरंगों के मध्य पथांतर, आने वाली तरंगों के मध्य पथांतर 3 लेमडा बटे 2, कितना है 3 लेमडा बटे 2 है। और इन्हें 3 बराबर भागों में बांटने पर पथांतर है, इन्हें 3 बराबर भागों में बांटने पर, इन्हें हम क्या कर रहे हैं, लेमडा बटे 2 है और इन्हें 3 बराबर भागों में बांटने पर, क्योंकि विषम गुणज तो ये होता है पथांतर 2n + 1 लेमडा बटे 2 ये होता है। और पहले मैं रख रहा हूं, सबसे पहले मैंने मान रखा है यहाँ n का मान क्या रख दिया 0, तो 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 1 लेमडा बटे 2, 1 रखा तो 2 × 1 तो 2 + 1 3 लेमडा बटे 2 ये आ गया 1 के लिए। तो ये वाली जो पथांतर ए बी से चलने वाली तरंगों के मध्य पथांतर कितना है 3 लेमडा बटे 2, उसको 3 बराबर भागों में बांट देंगे, बराबर भाग में लेमडा बटे 2, लेमडा बटे 2 और लेमडा बटे 2, ये 3 बराबर भागों में इसको हम बांट देते हैं। तो 3 बराबर भाग हो गए इसके, देखो इधर उसके आगे इधर बता रहा हूं मैं, ये 3 बराबर भाग, मैं पूरा क्लियर कर लेते हैं। ये 3 बराबर भाग मैंने यहाँ पर इसको बांट दिया, समझते हैं यहाँ पर ये लेमडा बटे 2, लेमडा बटे 2 और लेमडा बटे 2। अब पहले वाले 2 भागों की बात करें, इन 2 भागों की, तो ये 2 भाग पहले वालों की तरह ही कार्य करें, क्योंकि इसे लेमडा बटे 2 लेमडा बटे 2 है, ये 3 बराबर, तो पहले वाले जो 2 भाग है लेमडा बटे 2 लेमडा, इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया, लेमडा बटे 2 लेमडा बटे 2 लेमडा बटे 2। तो पहले जो 2 भाग है लेमडा बटे 2 लेमडा बटे 2, तो वहां से जो तरंगे चलेगी लेमडा बटे 2 लेमडा बटे 2, तो उनके मध्य क्या होगा पथांतर कितना होगा लेमडा बटे 2, क्योंकि उसका जो पहला भाग होगा उसके प्रत्येक बिंदु के लिए जो दूसरा भाग है उसके किसी बिंदु पर पथांतर कितना होगा लेमडा बटे 2 का पथांतर आएगा, और लेमडा बटे 2 का पथांतर आएगा तो क्या होगा विनाशी व्यतिकरण होगा। इसमें क्या होगा, पहले देखा था विनाशी व्यतिकरण, और विनाशी व्यतिकरण होगा तो अद्वितीय फ्रिंज बनेगी, ये विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा पहले वाले के अकॉर्डिंग, विनाशी, क्योंकि हमने देखा था लेमडा बटे 2 में क्या होता है विनाशी व्यतिकरण, और विनाशी व्यतिकरण होगा तो क्या बनेगा इसमें अद्वितीय फ्रिंज, अद्वितीय फ्रिंज ये होगा इसमें पहले वाले में, इसमें इस वाले भाग के लिए जो ये पहला भाग है जो पहले हमने सोल्व किया था लेमडा बटे 2 लेमडा बटे 2 का, तो ये 3 बराबर भाग है, जैसे ये भाग लिए हमने इसको 3 बराबर भाग को बांट दिया, ये 3 बराबर भाग, ये लेमडा बटे 2 लेमडा बटे 2 लेमडा बटे 2 यहां से पहुंचने वाली तरंगे हैं, तो ये भाग इसके प्रत्येक बिंदु के लिए इसके किसी बिंदु पर पथांतर कितना होगा लेमडा बटे 2 का पथांतर होगा उसके इसके लिए, वो जैसा कि विनाशी में पढ़ा था पथांतर, तो इसका क्या हो गया ये सोल्व हो गया, और इसमें क्या आ रहा है पथांतर लेमडा बटे 2 का, तो विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न हो रहा है और अद्वितीय फ्रिंज बन रही जो कि उसमें बनी थी। अब बात करें जो तीसरा भाग बचा हमारे पास, ये तो सोल्व हो गया, अब तीसरा जो भाग बच रहा है लेमडा बटे 2, इसके संगत कोई भी तरंग नहीं है, कोई तरंग है क्या भाई, इसके संगत तो यहाँ पर तरंग मिल गई थी, लेकिन इसके संगत कोई तरंग है नहीं है, जब कोई तरंग नहीं है तो क्या होगा यहाँ पर दीप्त फ्रिंज बनेगी, क्योंकि ये जो शेषी तरंग जाएगी वैसी की वैसी पर्दे पर जाकर क्या कर देगी चमक उत्पन्न कर देगी। भाई ये तो विनाशी हो गया तो अद्वितीय फ्रिंज बन रही है,
लेकिन इसका जो भाग बचा, ये वाला तीसरा भाग, ये जाएगा, इसके संगत कोई तरंग नहीं है, तो ये तरंग सीधी जाएगी और पर्दे पर चमक उत्पन्न कर देगी, तो क्या बन जाएगी, दीप्त फ्रिंज। तो ये क्या हो गया, इसके संगत, इसके संगत कोई तरंग नहीं है, इसके संगत कोई तरंग नहीं है। जब कोई तरंग नहीं है इसके संगत, तो क्या होगा, दीप्त फ्रिंज। क्या बनेगी, दीप्त फ्रिंज। तो यहां बन जाएगी दीप्त फ्रिंज। तो ये हो जाएगा, क्या बनेगा, उच्चिष्ट। क्या बन जाएगा, ये दीप्त फ्रिंज होगी, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, उच्चिष्ट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, उच्चिष्ट। तो ये उच्चिष्ट मिलेगा हमें, इसमें क्या मिलेगा, उच्चिष्ट। तो ये उच्चिष्ट के लिए सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये तो खाली रहेगी, इससे तो मतलब ही नहीं आया, इधर चमक उत्पन्न कर दी तो उच्चिष्ट बन गया। अब देखें, वही डेरिवेशन करेंगे वापिस कि प्रथम उच्चिष्ट के लिए, इसके लिए प्रथम उच्चिष्ट, प्रथम उच्चिष्ट के लिए। अब प्रथम उच्चिष्ट के लिए पथांतर, पथांतर वही डेल्टा बराबर, प्रथम उच्चिष्ट के लिए पथांतर कितना हो जाएगा भाई, मैंने बताया था, फॉर्मूला बता रहा हूं। पथांतर का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा बराबर 2n+1 लैम्डा बटे 2। तो प्रथम उच्चिष्ट के लिए क्या जाएगा, प्रथम उच्चिष्ट के लिए पथांतर कितना होगा, देखिए, क्योंकि यहाँ प्रथम के लिए n बराबर 0 रखूंगा मैं, तो 0 रखते क्या जाएगा यहाँ पर, लैम्डा बटे 2। पथांतर कितना होगा, लैम्डा बटे 2। प्रथम उच्चिष्ट के लिए पथांतर लैम्डा बटे 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये जो समीकरण आई थी इसी वजह से लिख रखी मैंने, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 में पथांतर का मान रखा मैंने लैम्डा बटे 2 बराबर a sin θ1। क्या रखता है मैंने, a sin θ1। तो ये आ गया sin θ1, तो sin θ1 का मान क्या आ गया, इसको तो अब हटा देते हैं हम। तो ये आ गया sin θ1 बराबर लैम्डा अपॉन 2a। समीकरण पहले कितनी आई थी हमारे पास, एक तो ये थी, 1 2 3 4 समीकरण आ गई थी, ये समीकरण नंबर 5। यदि थीटा का मान अति अल्प हो तो वही sin θ1 इज नियर अबाउट θ1, अतः θ1 बराबर लैम्डा अपॉन 2a। ये हो गया, क्या है हमारे पास, प्रथम निम्निष्ठ। अब द्वितीय निम्निष्ठ के लिए, इसके लिए द्वितीय, सॉरी उच्चिष्ट था ना, हाँ, प्रथम उच्चिष्ट के लिए, फिर द्वितीय उच्चिष्ट, उच्चिष्ट के लिए पथांतर क्या होगा बेटा, पथांतर, द्वितीय उच्चिष्ट के लिए पथांतर फॉर्मूला है हमारे पास, वो मैं बता रहा था अभी, 2n+1 लैम्डा बटे 2। तो क्या आएगा पथांतर, एक रखा मैंने, एक रखते 2 × 1, तो 2 और 1 3 लैम्डा बटे 2। कितना जाएगा पथांतर, 3 लैम्डा बटे 2, ये 3 लैम्डा बटे 2। तो वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वही समीकरण 1, पथांतर की जगह रख देंगे हम लैम्डा बटे 3 लैम्डा बटे 2 बराबर a sin θ2। तो ये आ गया अपने पास sin θ2 बराबर 3 लैम्डा अपॉन 2a, समीकरण नंबर 6। वही यदि थीटा का मान अति अल्प हो तो क्या जाएगा बेटा, sin θ2 इज देयर अबाउट θ2। तो क्या आ गया ये हमारे पास, θ2 दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन 2a। ये आ गया। इसी प्रकार अब किसके लिए निकालेंगे हम, nवे उच्चिष्ट के लिए। ये प्रथम उच्चिष्ट हो गया, द्वितीय उच्चिष्ट हो गया, पहले निम्निष्ठ निकाले थे। अब इसी प्रकार
इसी प्रकार nवे उच्चिष्ट के लिए, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, इसी प्रकार nवे उच्चिष्ट के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, के लिए निकाल रहे हैं, के लिए पथांतर 2n+1 लैम्डा बटे 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, 2n+1 लैम्डा बटे 2, लैम्डा के पथांतर की जगह रख दिया, और यहाँ आ जाएगा a sin थीटा n। तो sin थीटा n बराबर 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a। बस इधर का भाग लगा देगा, ये समीकरण नंबर 7। वही यदि थीटा का मान अंक होगा तो आगे निकाला जा सकता है, नहीं तो यही छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसका उच्चिष्ट के लिए भी, ये हमने क्या निकाल लिया, उच्चिष्ट निकाल लिया, प्रथम उच्चिष्ट, द्वितीय उच्चिष्ट, तृतीय निम्न उच्चिष्ट, और ऐसे ही nवें उच्चिष्ट के लिए भी ये सोल्व हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक एकल झिल्ली के कारण फ्लोरो पर विवर्तन कंप्लीट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, इसके बाद अब हम इसका एक तीव्रता वक्र भी बना लेते हैं, इसका जो इधर बन रहा है वो तीव्रता वक्र समझ लेते हैं। देखें, विवर्तन, विवर्तन से तीव्रता व पथांतर में संबंध, विवर्तन से तीव्रता व पथांतर, विवर्तन से तीव्रता व पथांतर में संबंध, मतलब तीव्रता वक्र बना रहे हैं, में संबंध, तीव्रता व पथांतर में संबंध, ये हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। यहां पर एक तरफ तो हम दे लेते हैं पथांतर, इधर तो हमने ले लिया पथांतर, और यहां ले लिया हमने तीव्रता। ये उच्चिष्ट परिमाण अधिकतम था, ठीक है, तो ये ग्राफ हमें बनाना है। उच्चिष्ट तो वही हमें पता है, तीव्रता चलता रहेगा। ये अब देखें, तो ये उच्चिष्ट और ये जो था, ये उच्चिष्ट मिल रहा है, ये उच्चिष्ट मिल रहा है। तो पहला तो कौन सा था, इस पर, अगला लैम्डा बटे 2, फिर 3 लैम्डा अपॉन 2, ये सब उच्चिष्ट हमारे पास। लैम्डा, लैम्डा बटे 2, 3 लैम्डा बटे 2, आगे चलेंगे तो 5 लैम्डा बटे 2, ये तो पॉजिटिव दिशा में आ गए, और इधर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस में, ये पॉजिटिव थे तो ये माइनस लैम्डा बटे 2 और -3 लैम्डा बटे 2, और आगे चलेंगे तो, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इधर की ओर, तो वो -5 लैम्डा बटे 2। तो ये तीव्रता और पथांतर के मध्य ग्राफ भी आ गया। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट अगली क्लास में हम ध्रुवण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट। थैंक्स।